जिस तरीके से जो ये पूरा साल जिसके इर्द गिर्द घुमा है वीरेंद्र जी, जिस तरीके से ईरान इजराइल में फिर से जंग गहराती हुई और उसका असर ब्रेंट पर, ब्रेंट $98 के पार पहुंच गया है और उसका असर भारतीय बाजार पर फिर से देखने को मिल रहा है। और अब देखें आप, जिस रिकवरी की बात कर रहे थे हम, वो थोड़ी फेल हो रही है। कल का इम्पोर्टेंट सेशन है, कैसे ब्रीच करे सर इस मार्केट को, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो गए अब निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि स्थिति थोड़ी गंभीर नजर आ रही है और ब्रेथ भी काफी खराब है आज मार्केट की। बिल्कुल, देखिए दिक्कत ये है ना, जो बातें आपने कही, आई मीन क्रूड एट 98, सुबह जब हम बात कर रहे थे क्रूड वाज एट 96, इट्स नॉट 98। ईरान ने स्ट्राइक किया, यूएस ने मना किया फर्दर स्ट्राइक्स नहीं होंगे, इजराइल स्ट्राइक्स ना करे, इजराइल ने करी उसके बावजूद। अब आप ये देखिए, अभी कुछ देर पहले इंडियन एम्बेसी इन ईरान, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि सभी भारतीय जो है वो ईरान छोड़ें। ये अपने आप में अगर आप देखें एक बड़ी नेगेटिव डेवलपमेंट है। आई थिंक ये हमको आज रात के लिए, अगली रात के लिए, अगले 2 दिन के लिए बड़ा स्केप्टिकल कर रही है, एंड स्पेशली जब क्रूड 98 स्ट्राइक कर रहा है। कन्विक्शन कि यहाँ से बाजार बहुत अच्छा चलेगा कम है श्रेया, बट मैं ये कहूँगा श्रेया, अगर रात को मान लीजिए कुछ हो ही गया, कल फिर 300 पॉइंट का गैप डाउन हो गया तो क्या करेंगे? तो कोई ट्रेड लेके नहीं जाएंगे, बट इट सीम्स श्रेया कि 23,060-70 हम होल्ड कर लेंगे अगर क्रूड यहाँ भी रहा 9750, और एज ऑफ नाउ 23,300 के नीचे रहेंगे। एटलीस्ट आज की इस क्लोजिंग का सेशन का ये जो सेटअप है वो यही कह रहा है श्रेया। नॉट एनी फर्दर फायरवर्क्स या फिर कोलैप्स पॉसिबल है। कोलैप्स तभी पॉसिबल है श्रेया अगर हमें या तो वो गैप डाउन के साथ मिल जाए कल, या फिर अभी स्क्रीन पर ही हम अगले 1 घंटे में क्रूड पे कोई बड़ा लेवल देख लें, 99, 100 इसको पार कर दें, देन ए कोलैप्स इज पॉसिबल। अदरवाइज इट लुक्स लाइक दैट कि हम 23,100 के ऊपर और 23,250 के नीचे रहेंगे श्रेया। जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हम चर्चा कर रहे थे वीरेंद्र जी, निफ्टी पर 23,100 और बैंक निफ्टी पर 54,000, वो तो हम बचा के चल रहे हैं। तो आपने कहा था गंगा नहा लीजिएगा, ऐसा तो वही कहा जाए, फिर गंगा नहा लिया हमने? अभी भी 15 मिनट बाकी है वैसे। हाँ, नहा लिया। देखिए जो ऑप्शन राइटर होगा ना श्रेया, उसको तो खैर पैसा बन गया होगा, है ना, बट ये है कि मोटे तौर पे एक ऐसे दिन श्रेया आप समझिए। अच्छा, निफ्टी में कितना ड्रॉप है? 237 पॉइंट का, है ना, 350 के नीचे गिफ्ट निफ्टी था। यूएस से जो हैंडओवर था उसके बाद ये हैंडओवर हमें मिला है, जिसमें हमने एक चीज एंड कर दी क्रूड का। स्टिल इन दैट सर्कमस्टेंसेस इट्स अ डिसेंट क्लोज। और 23,123 को याद कीजिए क्या है ये है 8 मई के गैप का लोअर एज। बट समहाउ हम 23,100 को 23,000 को सिक्योर करके ले जा रहे हैं और 23,200 को 23,300 को नहीं पार करके जा रहे हैं। और जब आप ऑप्शंस के स्टैट्स देखेंगे तो यही रेंज है श्रेया। बट अपसेट हो अगर श्रेया, तो वो होगा ट्रेडर के लिए प्ले करने लायक। जरा फिर बेस 1 स्क्रीन पे लिखाइएगा, किसी भी सर्कमस्टेंसेस, वेदर इट्स क्रूड हेडिंग टुवर्ड्स, जो मनीषा जी कहती थी 100, 102, 105, 110, अगर हम किसी भी सर्कमस्टेंसेस 22,966 को वायलेट करते हैं, देन कोलैप्स है। तब आपको बताओ ट्रेडर, इस जोन को नीचे की तरफ ट्रेड करने का मौका मिलेगा, तब आपकी वो ट्रेजेक्टरी खुलेगी। एज ऑफ नाउ नहीं, शायद मंगलवार को आप बचा के चले उसको। और ऊपर की तरफ याद रखिएगा, अगर हमें किसी प्रकार का ब्रेकआउट देना है ऑन एक्सपायरी डे, सबसे बड़े कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं 23,300 पर, 23,200 पर, तो आपको 23,350 एंड मोर प्रिसाइसली शुक्रवार के जो लोएस्ट क्लस्टर्स हैं उनको एटलीस्ट क्रॉस करना पड़ेगा, 23,350। निफ्टी बैंक स्टिल मैं कहूंगा इन सर्कमस्टेंसेस में अ बेटर इंडेक्स, और ये बेटर तब तक है जब तक 53,700, 53,500 को होल्ड कर रहा है। ये बाय ऑन डिप्स का कंटेंडर तब तक है जब तक ये 53,800, 54,000 के आसपास है। बट अ मेगा सप्लाई जोन परसिस्ट एट 54,500 और 54,400, जहां पे 20 और बड़े कॉल राइटर्स हैं। बड़े ब्रेकआउट का केस निफ्टी बैंक में तभी बनेगा जब क्रूड थोड़ा सुधरे और आप 54,500 के ऊपर ट्रेड करें श्रेया। तो युद्ध के भी 100 दिन पूरे हो गए, लेकिन 100 दिन पूरे होते अचानक से जोश जागा इनमें। लड़ रहे हैं आपस से, इजराइल और ईरान ने, इजराइल के पर दोनों ने हमले किए, ईरान ने भी और हिजबुल्लाह ने एक साथ किए। मजे की बात है कि अप्रैल में जो सीज फायर हुआ था 7 अप्रैल की रात को, मुझे याद है डेट सारी, 8 अप्रैल की सुबह गैप अप ओपनिंग हुई थी 24,000 निफ्टी। तो सिंपल सी उस दिन के बाद पहली बार ईरान ने अपने हथियार इस्तेमाल किए। अच्छा, लेबनान पे जो इजराइल ने अटैक किया था बेरूत वगैरह पे, उसके जवाब में इजराइल का अटैक आया है।
और उसने कहा कि भाई जब आपने सीज फायर उल्लंघन कर ही दिया है तो हम भी करेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया इसराइल के, ईरान और हिजबुल्ला की तरफ से इसराइल पर अटैक। अब इसराइल और अमेरिका का क्या? तो अमेरिका तो है एकदम बैकफुट पे। ट्रंप ने ये सिंपल सा कहा कि भैया इसराइल वालों तुम कुछ नहीं करोगे, चुपचाप बैठो शांति से, मेरी बातचीत चल रही, मैं समझौता करूँगा, करेक्ट, हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं करने का, ठीक है। और लेकिन इसराइल ने उसकी बात मानी नहीं, जवाबी हमला कर दिया। और इजराइल सेना ने कहा कि उसने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया, ईरान ने एक्सेप्ट भी किया है कि हाँ उसके यहाँ हमले हुए हैं, क्लियर है। इस बीच इजराइल के पीएम से बात की नेतन्याहू से ट्रम्प साहब ने, और कहा कि हमले मत करना, उसने इग्नोर किया, मतलब उनका खास दोस्त मान ही नहीं रहा। अब देखो मानेगा कैसे भाई, सिंपल सी चीज है, उस पर अटैक हुआ है तो इसराइल को भी तो बताना पड़ेगा ना देश की जनता को, नेतन्याहू साहब को, कि भाई मैं ऐसे हाथ में चूड़ियां पहन के नहीं बैठा, मैं भी वापस तो मारूंगा। अच्छा वो तो पहले से ही मार रहा था, करेक्ट। सो अभी कुल मिला के है कि मामला थोड़ा स्ट्रेंथ होता हुआ दिख रहा है थोड़ा सा। ऑलराइट, तो यहाँ पर तो अच्छा खासा स्ट्रेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ट्रम्प साहब है वो भी थोड़ा सा कुछ बीच बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं, वो नहीं चाह रहे हैं कि अब वॉर यहाँ पर वो तो हो ही गया, बात हो गई कि हाँ ट्रम्प ने बोला है, लेकिन ट्रम्प के बोलने का कोई असर तो पड़ नहीं रहा है। तो कुल मिला के ये कि क्या युद्ध के डर से फिर मार्केट टूट सकते हैं, क्योंकि आज सब लोगों के मन में ये भी बड़ा सवाल है जो ध्यान में रखें। मेन चीज क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ईरान और इसराइल के बीच में टेंशन फिर से बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना है, सावधान रहना है, नजर रखनी की क्या हो रहा है। अभी तक कोई पैनिक नहीं है, एशिया वेशिया जो गिरा पड़ा है उसका कोई इजराइल ईरान से लेना देना नहीं है, दे आर इग्नोरिंग देम, वो अपनी वजह से गिर रहे हैं। ट्रम्प साफ तौर पर बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। ट्रम्प ईरान ने हमला किया तब भी वो ये नहीं कह रहे कि मैं हमला करूंगा, इजराइल को उल्टा कह रहे कि तुम मत करो। इजराइल उनकी सुन नहीं रहा, वो किसी भी तरह से युद्ध खत्म करना चाहता है, और ये सिल्वर लाइनिंग है इसमें। अगर लड़ाई किसने शुरू की? अमेरिका ने, बराबर। और अगर अमेरिका लड़ाई बंद करना चाहता है तो फिर इजराइल ईरान कब तक और कितना लड़ लेंगे? सही बात है, करेक्ट। सो ये एक अच्छा सिंगल है। वो अलग बात है कि अभी इजराइल उनकी सुन नहीं रहा, हम क्या करें, हम किसकी सुने, किसको देखें, कुछ नहीं। हमारा एक ही फंडा क्लियर है, हम लाइफ में ना ट्रम्प की सुनेंगे, ना इजराइल की सुनेंगे, ना ईरान की सुनेंगे, हम सिर्फ एक ही चीज की सुनेंगे, एक ही चीज को देखेंगे, वो है कच्चा तेल। करेक्ट। क्रूड कहाँ जाता है 93 से 90। अब मजे की बात देखो, यही क्रूड जब पहली बार जब 2 गोले मार दिए इधर से उधर तो $10 बढ़ जाता था। अब की बार क्रूड कितना बढ़ा है? मुश्किल से $1.5। क्रूड लाओ जरा, भाव लाओ, $95 के आसपास देखा था, लो $96 के आसपास, $2-3। अब मैं इसको एक और चीज बोलूं, इसको 3-3.5% देखा ही मत करो, परसेंटेज में क्रूड देखना ही गलत है। अब क्या परसेंटेज क्या है? $2, $3, बराबर। अब इसको सिंपल देखो कितने डॉलर बढ़ा है, अपने डॉलर से लगते ना पैसे भाई, है ना। तो अगर 90 के नीचे आएगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर 100 के ऊपर निकल गया कच्चा तेल तो आप और हम दोनों मिलके स्ट्रेस ले लेंगे थोड़ा, ठीक है, और बाकी सबको भी थोड़ा थोड़ा दे देंगे, बांट लेंगे आपस में स्ट्रेस। भाई 100 के ऊपर निकल रहा कच्चा तेल, अब थोड़ी टेंशन हो रही। जब तक $100 के नीचे है, क्रूड अगर रिएक्शन नहीं दे रहा ना, जाने दो, छोड़ो, अपने को क्रूड देखना है बस। अगर बाकी तो देखो, अब 100 दिन जो लड़ चुका है वो 100 दिन का 1000 दिन भी लड़े, क्या पता। सही बात है, यू नेवर नो। लड़ रहा है, लड़ने दो, क्या फर्क पड़ रहा है। अमेरिका ईरान 100 दिन से परेशाान, क्या एक मिनट लाओ, मजा है, 100 दिन से परेशान। हे भगवान, की बात तो सही है यार, इनकी वजह से तो हम भी परेशान है क्या? इधर किधर एक गोला मारो, ये निशाने दोनों लग क्यों नहीं है? जा तो सही डायरेक्शन में रहे दोनों, पहुंच नहीं पा रहे। ओके, अच्छा सर, वही सवाल कर रही हूँ, मिड कैप और स्मॉल कैप, इनका लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड है वो अभी बिगड़ा तो नहीं है? बिगड़ा तो नहीं है, लेकिन अभी छोड़ दो इनको थोड़ा सा, है ना। जब तक 1-2 दिन देखते हैं, जब तक है ना ये थोड़ा, मतलब मैं आप खाली है ना AI और ये नेस्डेक वेस्टेक और इसका प्रॉब्लम होता तो मुझे टेंशन नहीं थी। मेरी टेंशन दूसरी है, मेरी टेंशन FIs की बिकवाली भी नहीं है, इसकी भी आदत है। हमें ये ईरान इजराइल जो नया हो रहा है ना, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये बढ़ ना जाए। अगर ना बढ़े तो कोई इशू नहीं है, $100 के नीचे क्रूड है। अब इसमें 2 थ्योरी है, जो एक मेरी पर्सनल थ्योरी है जिसका कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ मेरी थॉट प्रोसेस है कि अब आप सोचो कल क्यों ऐसी ट्रम्प की ऐसी नौबत आ गई है, तुरंत ही ट्रम्प ने फ़ोन उठा के इजराइल को बोला तू बम मत गिराना। भाई ईरान ने तो मिसाइल दागी, क्लियर है। ट्रम्प साहब ईरान को तो फ़ोन नहीं उठा के कर रहे कि भाई क्यों मिसाइल दाग रहे हो, सीज फायर चल रहा है, ठीक है। इजराइल ने सीज फायर तोड़ा, वो भी क्लियर है। ईरान ने मिसाइल दागी, वो भी क्लियर। तो ट्रम्प ने क्या किया, नेतन्याहू को बोला भाई मत करो यार, छोड़ो, जाने दो, बराबर। मुझे जो लगता है ये जब तक है ना अमेरिका में FIFA वर्ल्ड कप चल रहा है,
तब तक वो है ना, वो ये नहीं चाहते कुछ भी ऐसा आलतू फालतू का पंगा हो जहाँ पे अमेरिका अननेसेसरी, क्योंकि बड़ा आयोजन है, देखिए दुनिया भर का बड़ा आयोजन है, तो वो ये जरूर चाहेंगे कि ये शांति से निकले। करेक्ट। एक ये मैं वही बता रहा हूँ, ये मेरा थॉट प्रोसेस है। इसमें आपको लॉजिक लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, लेकिन ट्रम्प नरम तो पड़ रहा है। चलो किसी भी वजह से पड़े, चलो फीफा ना भी हो, फूफा नरम तो हो रहा है। ठीक है ना, बराबर ना। तो अल्टीमेटली उसका ऐसा स्टेटमेंट आना, नहीं तो क्या बिना बात ही हम बर्बाद कर देंगे ईरान को, इतिहास से नामो निशान रहे। ऐसे स्टेटमेंट देने वाला आदमी मिसाइल गिरने के बाद ये बोले कि नहीं भाई तुम मत गिराना, उसने गिरा दी, कोई बात नहीं। इसको भावनाओं को समझो, इसकी भावनाएं ये है ट्रम्प की, उसको लड़ना नहीं है। अब कारण कुछ भी हो सकता है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि यहाँ से जब तक ये महीने 1.5-2 महीने टूर्नामेंट चलता है, या तो इसमें समझौता हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो अनाप शनाप लड़ाई तो नहीं होनी चाहिए। और हो भी जाए गलती से लड़ाई, तो अमेरिका तो नहीं कूदेगा, और जब तक अमेरिका नहीं कूदे बड़ी लड़ाई नहीं होगी। ईरान इजराइल भी लड़ ले, भले ही आपस में ये सब कुछ भी कर ले, लेकिन अमेरिका जब कूदेगा तो ही मामला बड़ा होगा। और अमेरिका कूदेगा तो ही ईरान अमेरिका के अलावा हटकर गल्फ देशों पे आक्रमण करेगा, ज़्यादा संभावना ये। तब तक वो इजराइल को निशाना बनाएगा। सो देखते ना 1-2 दिन अपने कौन सी हड़बड़ी जल्दी भी है। मेरे को मिड कैप स्मॉल कैप किसी मार्केट में कोई भी न बेचने की न खरीदने की हड़बड़ी है। लेवल्स ठीक है, माहौल ठीक है, अपने देखेंगे। इतने वोलेटाइल वाली चीज़ों के बीच में कोई एक्शन फटाफट लेना आवश्यक नहीं है। आराम से वेट एंड वॉच में रहिए। ठीक है। 50-70 अंक नीचे इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है नैस्डैक फ्यूचर्स। 190 अंकों की मजबूती हालांकि यहां से देखने को मिल रही है। यूरोप के मार्केट्स में सुस्ती का आलम है, 1/3 से 1% के आसपास की कमजोरी देखने को मिल रही है। कच्चा तेल $97 के नीचे आया है थैंकफुली, तो यहाँ पर जो पहले 5% मजबूत था, अब 4% से कम की ही यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है। रुपया थोड़ा सा रिकवर हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं, 73 पैसे के आसपास नीचे है। $1 कीमत $95.68 के करीब है। तो देखिए नेहा जी, 2 चीज़ है। मैं आपको बता दूं कि 7 अप्रैल का दिन आपको बताता हूँ। 7 अप्रैल का दिन और 8 अप्रैल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैं खाली आपको जो याद है उसी के हिसाब से बता रहा हूँ, डेटा पढ़ के। 7 अप्रैल को 23,153 का हाई बनाया था, और बंद हुए थे हम 23,123-125 के आसपास। ठीक है। 8 अप्रैल को 7 अप्रैल रात को सीज फायर का ऐलान हो गया, सीधा 24,000 पे खुले, और उस दिन का लो बना था 23,828 का। तब से वो गैप भरना बाकी था, तो गैप तो भर दिया हमने 23,150 के आसपास 4 दिन 3 जून को। ठीक है। अब आज 23,123 जो उस दिन बंद हुआ था, उसके आसपास बंद हो रहे हैं। उस दिन का हाई 7 अप्रैल का हाई 23,150 के आसपास था, क्लोजिंग 23,125 के आसपास। तो ये एकदम बिल्कुल वैसे देखा जाए तो टेक्निकली खराब ही बंद हो रहे हैं, लॉन्ग पोजीशन छोड़ देनी चाहिए। ठीक है। फिर भी किसी को एक दिन और इंतजार करना है तो देख सकता है। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, 23,000 का पुट ऑप्शन खरीदकर अपने आप को हेज करना चाहिए। फ्रेश यहाँ बिकवाली किराया अभी हम नहीं देंगे, जिस लेवल पे बंद हो रहा है, और खरीदने का भी मूड माहौल है नहीं, तो बेहतर है नया सौदा अभी आज कोई ना करें। रिकवरी आएगी तो ऊपर में 23,250 375 में बेचेंगे, नीचे में अगर खराब होकर 23,000 टूट गया तो फिर क्या 22,800 का जहाँ से अपने पूरी रिकवरी शुरू की वो रिस्क खुल जाती है। करेक्ट। सो ये सारी चीज़ें तो अभी बेहतर है वेट एंड वॉच करें।